A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the character analysis of prose part. We have already done the part of Tempest, जिसमें हमने सारे प्रस्पेरो एंड कैलेबान एंड एरियल इन सब के हम लोग ने कैरेक्टर्स पढ़े थे. अभी हम लोग प्रोज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फॉर क्लास 12 आईएससी एज पर देयर 2024 एग्जामिनेशंस ओनली. ओके, तो जिसमें हम लोग ने आज दो स्टोरीज ली हैं. फर्स्ट इज द सिंगिंग लेसन एंड क्वालिटी, फ्रिट्ज, बी वर्ड्सवर्थ और एक और कोई है जो मैं भूल गई हूँ. वो तीनों हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, तो जिसमें सबसे पहला इज द सिंगिंग लेसन, जिसमें सबसे पहले वी विल स्टडी द मेन प्रोटैगनिस्ट दैट इज मिस मिडोज. तो मिस मिडोज के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे. ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही पार्ट होते हैं, बट यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे. कैरेक्टर एनालिसिस बता दो, वो आपसे पूछते हैं कि इस स्टेटमेंट से या इस पर्सन के इस एक्टिविटी से आप उनके बारे में क्या कंक्लूजन निकालते हो. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने लेवल पर पढ़ने हैं और इसको भी आपको इंक्लूड करना है अपने स्टडीज में. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिस मिडोज. सबसे पहले कहते हैं कि मिस मिडोज कितने साल की थी. तो शी वाज 30 years old, सिंगिंग टीचर एट अ गर्ल्स स्कूल हु इज एंगेज्ड टू मैरी बेसिल. और ये प्राणी है जिनके कारण से पूरी कहानी बनती है. तो शी अराइव्स एट अ स्कूल, ये उनके बारे में बताया गया है कि हाउ शी वाज सपोज टू बी बिहेविंग इन द कॉलेज या इन द स्कूल. ठीक है, तो शी वॉज फीलिंग डिस्पेयर, शी वॉज इन अ मूड ऑफ ग्लूमी नेचर बिकॉज बेसिल ने एक he has left a note that was breaking his engagement and she is supposed to be a very sensitive person, क्योंकि किसी और की एक्टिविटीज के कारण उनको बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था. हु कैन फील अ ग्रेट कनेक्शन टू बोथ वेदर, जो उनको ग्लूमी लग रहा था, और म्यूजिक भी, जिसमें व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज आस्किंग the students to sing a song of lament. She also responds to her unhappiness by becoming cruel to others, spreading her despair to the students. ठीक है, तो यहाँ पर you can mention the quotes. ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया है. आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ मल्टीपल वेबसाइट्स जैसे कि इंग्लिसिस्ट हो गया, लिट चार्ट्स हो गया. तो वैसे ही यू कैन स्टडी देम ऑल्सो. क्या बोला गया है इसमें कि वो जस्ट बिकॉज की शी वॉज सो मच इन डिस्पेयर, वो हर जगह उस चीज को फैला रही थी, स्प्रेड कर रही थी. फॉर इंस्टेंस, उनकी सैडनेस वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर शी कॉजेज हर टू इग्नोर हर फेवरेट स्टूडेंट दैट इज मैरी बीजले, और एंड इवन डिक्टेट्स हर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स फॉर हर स्टूडेंट्स टू सिंग. मतलब कि वो खुद बोलती है कि यू आर नॉट सपोज टू सिंग एनी अदर सॉन्ग, आप ये वाला सॉन्ग गाओ. दैट वाज गिवन ऑन अ स्पेसिफिक पेज, जिसका नंबर आपको याद रखना होगा. कौन सा सॉन्ग था वो भी आपको याद रखना होगा. एनीथिंग कुड बी आस्क्ड. फिर मिस मिडोज जो है, शी बिकम्स इंक्रीजिंगली इमोशनल अबाउट द हर एंड ऑफ हर रिलेशनशिप. दो उसकी जो मेमोरीज हैं एक्चुअल रिलेशनशिप की, मेक्स इट क्लियर कि she is sadder about being single at 30 than she is about Basil losing Basil himself. कि वो इस चीज से, जितनी बातें उनके उन्होंने खुद से, उनके थॉट प्रोसेस जो था, उससे ये पता चल रहा है कि she is sadder क्योंकि वो 30 years की एंड still she'll be single if she breaks up with Basil, not क्योंकि बेसिल उनको छोड़ के जा रहा था. तो ये सारी चीजें जब मिस मिडोज लेटर गेट्स कैजुअल चैटी टेलीग्राम, जब उनको एक वापस से एक नॉर्मल इनफॉर्मल टेलीग्राम मिलता है बेसिल से, तो वो उस चीज को, शी शुड इग्नोर द ब्रेकअप लेटर. वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं होती. ये उनके इमोशंस, ये उनकी डिपेंडेंस दिखाते हैं कि हाउ मच शी इज इन्वॉल्व या हाउ मच शी इज लेटिंग समवन एल्स रूल over her. ठीक है, then she is overwhelmed with joy, and just because कि she has got the letter, she was overwhelmed with joy. तो यहाँ पर क्या चीजें दिखाई गई हैं, that simply she accepts the fact that that Basil is not loving her, still she wants to be with him. Why? Because she does not want to be single at the age of 30. ठीक है, इससे ज्यादा तो अच्छा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ यहाँ पर.
a joy that, as with her sadness, seems more motivated by the prospect of avoiding becoming an unmarried spinster than it is about actually being married to Basil. मतलब Basil से शादी होना ना होना is a different thing, but she just do not want to stay unmarried. Then next comes Basil. खुद ये बहुत ही महान इंसान है. तो बेसिल के बारे में रेयर केसेस में पूछा जा सकता है, बट हाँ पूछा जा सकता है कि उनके जो उन्होंने लेटर लिखा था वो क्या था, उस लेटर से आप उसके बारे में क्या कंक्लूड करते हो बेसिल के बारे में. तो मिस विडोज इनके के ये फियांसे थे. एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी उन्होंने मिस विडोज को एक लेटर भेजा था. ठीक है, दैट लेटर दैट शोज दैट लव हर while he loves her as much as he could love any woman, or still he is breaking up with him. Why? Because the idea of marriage fills him with disgust, जिसको कट करके उन्होंने वहां पर रिग्रेट दिखा था. तो इससे पता चलता है दैट he hardly cares about the feelings of Miss Meadows. ना कि वो लेटर चेंज कर देता या उसको ढंग से कट करता, बट उसने ऐसे कट किया कि Miss Meadows could easily understand that the word written is disgust rather than regret. Okay, Miss Meadows believes that his failure to fully remove the word disgust shows कि वो कितना कम केयर करते हैं, how underscoring his general regard of her feelings. Miss Meadows ये चीज बहुत अच्छे से जानती है, how much little less he loves her, but still she is with him. Then he is vain about his appearance and overly concerned with furniture. ये चीज भी बहुत दिखाई गई है. It hardly matters कि how nice, how good he looks, but वो उससे ज्यादा concerned है. जितने भी वहां पर चीजें थी, बहुत सारे फर्नीचर्स और ये सब चीजें उसमें दिखाई गई हैं. फिर further he proposes to Miss Meadows rather dispassionately. He touches the end of his ostrich फेदर बो. ऑस्ट्रिच फेदर बो आपका ऐसे करके होता है. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं. अब आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली कि मैंने ये फोटो दिखाई थी पहले कि नहीं दिखाई थी. तो उसको वो टच करता है इंस्टेड ऑफ एनी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग. तो मतलब व्हेन ही प्रपोजेस मिस मिडोज रादर डिस्पैशनेटली, तो इससे ही पता चलता है कि हाउ डिस्पैशनेटली ही हैड प्रपोज्ड हर. मिस मिडो का जो ऑस्ट्रिच फेदर बो है, विच evokes the myth of ostriches burying their heads in the sand rather than running from danger. इससे ये शो होता है कि वो कितनी stubborn commitment है to what is clearly a disastrous engagement. मतलब कि ये बहुत ही बुरा भी हो सकता है. The marriage of Miss Meadows to Basil could be disastrous, but वो बहुत ज्यादा stubbornly उनसे committed है कि भाई मुझे if I want to marry, I will only marry Basil. Okay. फिर उसके बाद their engagement surprises Miss Meadows, herself and the people at her school. वो अब इनका जो engagement था Basil and Miss Meadows का, everyone was surprised by, because he is 25 and handsome and she is 30, and that is too old to be considered for a single woman. फिर while both he and Miss Meadows दोनों ही जो है they are supposed to be marrying each other primarily to live up to the expectations of their communities rather out of love, Basil is cruel to Miss Meadows, seeming not to consider her feelings at all when he leaves her a cold note ending their engagement. मतलब वही चीज eventually वही आ गया घूम फिर करके कि स्टार्टिंग में वो लोग सोशल डिस्प्ले के लिए या सोशल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए दे वर मैरिंग, बट लास्ट में इवेंचुअली बेसिल लीव्स अ कोल्ड नोट जिसमें ही जस्ट विशेस टू get over with all that relationship shit. Then sending a casual light-hearted telegram renewing their engagement without even apologizing. Okay, you can see the level of pride that the person has. He is not even apologizing, even acknowledging the pain he has caused कि हाँ just I was mad, okay just leave that. तो ये चीजें बहुत ही casual nature की थी. He was not even apologizing, not even accepting कि how bad she could have felt at that time.
Then he takes Miss Meadows for granted and doesn't seem at all the committed to their engagement. That suggests rough times ahead, and it clearly shows ki how disastrous their relationship could be if it goes further. फिर आती है मैडम साइंस मिस्ट्रेस. She is another teacher at the school where Miss Meadows work, and अब उनका appearance यहाँ पे दिखाया गया. She is pale with honey colored hair, and she has a sweet manner that Miss Meadows believes is insincere. मतलब Miss Meadows को लगता है कि ये बहुत ही बुरी lady है. ओके और उनका अपीयरेंस वहां पर दिया हुआ है. देन शी एंड मिस मिडोज दोनों की स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन होती है अबाउट द चिली ऑटम वेदर एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टोरी, जिसको मिस मिडोज समझती है कि मुझसे बहुत ज्यादा जबरदस्ती के सुपीरियर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए या मेरी इमोशनल स्टेट को अटैक करने के लिए. When Miss Meadows remembers getting engaged to Basil, she particularly recalls कि साइंस मिस्ट्रेस जो है वो सरप्राइज हो जाएंगी कैसे एक यंग हैंडसम मैन जैसे कि बेसिल है इज गोइंग टू मैरी मिस मिडोज. तो then Miss Meadows imagines it becoming known at the school कि बेसिल has broken off with their engagement, और उनको ये था, इनको इस चीज का बहुत ज्यादा डर था कि साइंस मिस्ट्रेस को पता चलेगा तो ये चीज तो क्या होगा. People will laugh, people will make joke of them, they'll mock them. She believes it would better to quit her job and despair entirely इससे पहले कि साइंस मिस्ट्रेस या किसी और का जजमेंट उनको पता चले कि उनकी जो एंगेजमेंट है इट इज बीन ब्रोकन. देन नेक्स्ट इज मिस मिडोज पेंट्स द साइंस मिस्ट्रेस, उनको मतलब वो कंसिडर करती है कि दैट शी इज क्रूअल, शी इज जजमेंटल, शी इज इनसिंसियर. मैंसफील्ड या कैथरीन मैंसफील्ड जिन्होंने ये लिखी है वो इस चीज पर बिल्कुल भी नहीं जान थी, बट शी जस्ट शोज that she never showed कि मिस मिडोज का impression of the women is accurate. It is possible कि साइंस टीचर जो है वो परफेक्टली नाइस हो और मिस मिडोज अपनी इनसिक्योरिटीज ऐसे शो कर रही हैं. मैरी बीजले कौन थी? मैरी बीजले इनकी बहुत ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट थी जो इनके लिए क्या लेकर के आई थी? येलो क्रिसैंथेमम लेकर के आई थी. दैट आई हैव शोन यू इन द स्टोरी आल्सो. मैरी is having long curling hair, that is a signal of a well groomed young girl. और क्योंकि मिस मिडोज बहुत कॉन्शियस है ऑफ हर ओन एज, she ignores those little signals या small signals of Mary's youth that are significant in the story. On the day of the story, जब ये जिस टाइम का ये स्टोरी दिखाई गई है, मिस मिडोज जो है मैरी का जो फ्लावर है दैट she refuses for the first time. she is humiliating and wounding मैरी इन फ्रंट ऑफ द क्लास. मतलब कि आप किसी बच्चे को इग्नोर कर रहे हो, नॉट आंसरिंग टू वट एवर शी सेज, तो वो चीजें उसको ह्यूमिलेट कर रही थी. Later, Miss Meadows directs the girl to sing sadly. Mary is very much affected by the mood of the music and the tone of Miss Meadows' voice. So उसको उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. Then Miss Meadows herself बहुत ज्यादा sensitive है to the mood of music, and जैसे as soon as she grew up to be a singing teacher, it seems possible कि Mary is a similar to how Miss Meadows herself was as a girl. Okay, because both of them love music a lot. Then Miss Meadows जैसे वापस आती हैं, as soon as she returns to the class after receiving her telegram from Basil resuming their engagement, तो Miss Meadows उसी flower को that was earlier rejected, उसी flower को वापस से accept करती हैं and uses it to hide her smile that shows that she is having a cheerful nature. Okay, there at the time that she assigns the girl a new cheerful summer song, happy song उस टाइम पर, so that they मतलब उस just because कि उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा था, she is shown as rather careless and Mary Beasley is being much more affected by the behavior of Miss Meadows. Then comes Miss Wyatt जो head mistress थी वहाँ की at the school जहाँ पर Miss Meadows teach करती हैं. She is likely an older woman as she wears glasses and often has difficulty getting them untangled from the lace of her clothing.
ठीक है, फंस जाता है अगर कुछ तो उसको ऐसे करके निकालने में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। फिर when Basil sends Miss Meadows a telegram at work to renew their engagement, Miss Meadows goes to Miss Wyatt to collect the telegram. और सबसे पहले उनको ये ख्याल आता है मिस मेडोज को कि कहीं बेसिल ने सुसाइड तो नहीं कर दिया। मैंसफील्ड, कैथरीन मैंसफील्ड द ऑथर, शी डिस्क्राइब्स Miss Wyatt to be very kind with Miss Meadows at first. पहले वो शो करती है कि वो बहुत काइंड है मिस वाइट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई बैड न्यूज है जो आई है। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि टेलीग्राम में कुछ अच्छी न्यूज है, मिस वाइट जो है वो अनॉय हो जाती है और मिस मिडोज से कहती हैं कि हम लोग टेलीग्राम सिर्फ तब रिसीव करते हैं वर्क प्लेस पर जब कोई भी प्रकार की इमरजेंसी हो। तो मैंसफील्ड जो है वो सब्टली सजेस्ट करते हैं that Miss Wyatt might have relished, could be happy जब मिस मिडोज ने उनको ऐसा लगा कि मिस मिडोज जो है वो कोई बैड न्यूज रिसीव कर रही हैं, एंड हर रेप्रिमेंड ऑफ मिस मिडोज माइट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिटरनेस, क्योंकि मिस मिडोज एम्फेसाइज द नोट वॉज फ्रॉम हर फियांसे। तो उस चीज को लेकर के हो सकता है कि मिस वाइट को बुरा लगा हो, दैट शी कुड बी unhappy with the happiness of Miss Meadows. और इस एरा में इट इज रेयर टू फाइंड, ये इतना इट्स नॉट मतलब मच इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको छोड़ ही दो क्योंकि वो बहुत डीपर एनालिसिस है। फिर उसके बाद है मैरी बीजले echoes a younger version of Miss Meadows. Miss Wyatt जो है appears to be a future version of Miss Meadows as if she stays in her job and does not marry. Then Miss Wyatt may have higher ranking job और इसीलिए she is a bitter person. She could be a bitter person that only shows that is only shown taking joy in the पॉसिबिलिटी ऑफ अदर पीपल्स पेन, कि अगले को बुरा लग रहा है तब हम उसको बड़े ही नाइसली करेंगे। ओके मतलब बड़े ही नाइसली वी विल एंजॉय इट। तो उसके बाद लास्ट इज मोनिका। मोनिका इज अ स्टूडेंट जो इनको बुलाने के लिए आती है। मोनिका इंटरप्ट्स एंड एंटर्स द क्लासरूम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तब आती है वो जब मिस वाइट के पास एक टेलीग्राम आया था जो कि बेसिल का था। ओके तो उसको बुलाने के लिए मोनिका ही क्लास में आती है। एंड व्हेन शी वॉक्स अप द आयल ऑफ द क्लासरूम, मतलब पैसेज रोज जैसे बनी होती है, तो शी इज हैंगिंग हर हेड, biting her lips and twisting the silver bangle on her red little wrist, जो ये दिखाता है that she was having a anxious gesture. And Miss Meadows describe करती हैं that she is walking fussily, in the sense कि बहुत ही ज़्यादा nicely वो नहीं walk कर रही हैं, and suggest एक lack of sympathy from Miss Meadows in her despair. और ये show करता है कि मिस मिडोज जितना परेशान थी उसके कारण she was also least affected. ओके देन नेक्स्ट इज द क्वालिटी स्टोरी, जिसमें हम लोग मिस्टर जेसलर के बारे में पढ़ेंगे। जेसलर के लिए तो बहुत बहुत ही इजी गोइंग स्टोरी लगती है मुझे। हाँ ठीक है, पूछा तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जाएंगे तुम लोगों से। मिस्टर जेसलर जॉन गैल्सवर्दी की शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी में इनको दिखाया गया है एक जर्मन शू मेकर के जैसे, जो वैल्यू करते हैं क्वालिटी ऑफ द शूज ही मेक्स। और वो जो है वो यंगर ब्रदर है, जेसलर ब्रदर्स के यंगर ब्रदर है, एंड ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। मिस्टर जेसलर, अब ये उनका क्या शो किया गया है, उनका अपीयरेंस शो किया गया है। ओके तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस में सबसे पहले आप उनका आउटर अपीयरेंस ही शो करोगे। कैरेक्टर स्केच में सबसे पहले आप उनका आउटर अपीयरेंस ही शो करोगे। तो ही इज लिटिल शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड मैन, और उनकी फेस पर ही हैज येलो क्रिंकली फेस, क्रिंकली रेडिश हेयर एंड बियर्ड। His guttural and one-toned voice is described as if made of leather. ठीक है, तो ये उनका ओपनिंग हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन यू विल गेट वेयर द वीडियो इज। आप उसको ढूंढो और उसको देखो, बड़ी पूरी फुर्सत से हमने उसको समझाया है। ये जो काइंड ऑफ उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो विदाउट इज नॉट विदाउट पर्पस दो,
यहाँ पर बोला गया है, मतलब शो किया गया है कि अगर हम ये लिख रहे हैं एज इफ मेड ऑफ लेदर, तो ये इंडिकेट करता है दैट ही इज स्टिफ एंड स्लो ऑफ पर्पस लाइक लेदर, कि बहुत ही नाइसली चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत स्टिफ नेचर के हैं, वैसे ही जेसलर भी स्टिफ नेचर के हैं। तो ही इज एज डिपेंडेबल एज द क्वालिटी ऑफ लेदर ही यूजेस टू मेक हिज शूज, और इवन दो ही इज स्लो इन एग्जीक्यूशन, भले ही वो शूज बनाने में टाइम लेते हैं, लेकिन आप उन पर रिलाई कर सकते हो क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ शूज बहुत अच्छी होती है। मिस्टर जेसलर जो है ही इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्शनिस्ट, क्योंकि he the narrator comments had in them the simple gravity of one secretly possessed by the ideal, सबसे बढ़िया जो शूज थे वो इन्होंने बनाए थे, तो इसीलिए उसी की तारीफ पर उनको परफेक्शनिस्ट भी बोला जाता है। फिर हार्ड वर्किंग है, वाई, बिकॉज ही मेक्स शूज ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, और भी आप इसमें चीजें लिख सकते हो कि रात में जग करके वो अंधेरी लाइट में शूज बनाते थे। फिर मिस्टर जेसलर के लिए शूज जो है वो सिर्फ एक मेयर प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, इट इज अ सेक्रेड वोकेशन, उनके लिए ये एक पूजा के जैसा है, एज एन आर्ट जिसके लिए ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पैशनेट आर्टिस्ट। वंस द नरेटर आस्क्ड हिम, एक बार नरेटर ने पूछा कि वेदर शू मेकिंग वाज ऑफली हार्ड, तो जेसलर ने बोला कि इट इज एन आर्ट, ये एक कला होती है। जेसलर इज वेरी मच पैशनेट फॉर शू मेकिंग, ठीक है, फॉर द फैक्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ही हैज वर्कड ऑन लेदर सो मच, उन्होंने मेजरमेंट्स लिए हैं, उन्होंने शूज स्टिच किए हैं, तो इससे पता चलता है कि हाउ मच ही इज इन्वॉल्व इन हिज ओन वर्क। नरेटर ये भी बताता है कि when he had to leave to work to leave work to attend to the customers, he appeared as if he had been awakened from some dream of shoes, और like an owl who felt surprised in the daylight, मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा इन्वॉल्व है मिस्टर जेसलर अपने ही काम में, कि अगर कभी कोई उनको कस्टमर बुलाते तो ऐसा लगता था कि उनको किसी नींद से जगा दिया गया हो। इट वॉज उनका ही पैशन था जिसके कारण वो कंटिन्यूड एक्सीलेंस शो करते थे, despite the death of all the hardships, even his elder brother died, still he was very good at his own work. He was considered a perfectionist जो individual customers की needs पर बनाते थे। वो mass production के against से वो तब बनाते थे shoes, ड्यूरेबल ही नहीं कंफर्टेबल भी होते थे उनके शूज, और वो कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो क्वालिटी इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, नॉट द क्वांटिटी, एंड ही हैड कमांड ओवर हिज वर्क, ठीक है, कि आसानी से कोई भी देखे तो समझ आता है कि हाँ हाउ नाइसली इट वाज मेड। देन मोर ओवर ही कुड अंडरस्टैंड वेयर द शू माइट बी हर्टिंग वेयर द वेयरर बाय जस्ट लुकिंग एट देम, तो क्या इसका भी एक स्टेटमेंट थी, इट हर्ट्स देयर, ठीक है, ऐसे करके थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि इजीली वो समझ जाते थे इजीली कि शूज देख करके कि वेदर इट इज हर्टिंग। फिर when the narrator once went to Jessler's shop wearing a shoe brought from another large firm, Jessler simply pressed the shoe on the place where it was not quite comfortable, और उन्होंने ये भी पूछा, मतलब he has the art of knowing कि भाई ये तो मेरी शॉप पर नहीं बने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इज नरेटर। नरेटर ये वाला जो पीडीएफ है आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, ठीक है। नरेटर यहाँ पर क्वालिटी स्टोरी में जो है ही शोन एज बीइंग वेरी मच फेमिलियर टू मिस्टर जेसलर, फॉर ही यूज टू मेक फुटवेयर्स फॉर नरेटर्स फादर। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्यों ऐसे कह रहे हो कि नरेटर उसको पहले से जानता था अपने इसको जेसलर को, क्योंकि यहाँ पर नरेटर के फादर के भी शूज कौन बनाता था, मिस्टर जेसलर ही बनाते थे, ठीक है। फिर नरेटर को यहाँ पर शो किया गया एज अ मिरर दैट आईज एंड रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ शू मेकर्स कैरेक्टर, लेट द रीडर्स एक्नॉलेज दोज क्वालिटीज ऑफ मिस्टर जेसलर। हम लोग ने कभी डायरेक्टली कोई भी कॉन्वर्सेशन मिस्टर जेसलर से की ही नहीं है एज अ रीडर समझो, बट जितनी भी चीजें हमने जानी है इस पूरी स्टोरी में वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेंस ही एक्ट्स एज अ मिरर।
देन नरेटर एक क्यूरियस पर्सन है, क्योंकि उसके लिए जो शूज मिस्टर जेस्लर बनाते थे दे सीम्ड टू बी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कि इतने ज्यादा नाइस फिट वाले शूज वो कैसे बना लेते थे। ठीक है, फिर नरेटर स्टार्टेड होल्डिंग, फिर उनको इनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। उनको बहुत बुरा लगा व्हेन ही फॉर द हम्बल शॉप विच द टू जेस्लर ब्रदर्स ओन्ड, आउट ऑफ विच एक दे हैड टू सेल, वाई बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन, उनको एडवर्टीजमेंट नहीं करना था। ठीक है, जेस्लर ब्रदर्स सिर्फ कस्टमाइज्ड शूज ही बनाते थे एंड द प्रोडक्ट्स स्पोक ऑफ एक्सट्रीमली गुड एंड अनमैच्ड क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से खजाना, नॉट नेसेसरली जो बिगर ब्रांड्स है वही अच्छे शूज बनाए। मेनी प्लेसेस यू कैन फाइंड शूज इन द नॉर्मल ब्रांड्स ऑल्सो। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी की गई है। रिकॉलिंग एन इंसिडेंस, जहां पर वेयर ही हैड वंस ओनली वंस वेंट अप टू मिस्टर जेस्लर wearing shoes that he had brought from another shop, और उस टाइम पर उन नरेटर को ये लगा कि वो कितना ज्यादा इस चीज पर गिल्टी है, बट मिस्टर जेस्लर बड़े ही आसानी से पहचान गए थे कि ये शूज मेरी शॉप के बने हुए नहीं है। दो डन अनइंटेंशनली, नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर hurting Mr. Jessler, for it became evident on Mr. Jessler's face that he didn't like the narrator wearing the shoes जो किसी और ने बनाए थे। तो hence in order to compensate, narrator ने क्या किया, उसने 3 pair of shoes मंगाए अपने लिए, और as against 2 of which he had all previously thought to do, जो उसने सोचा था कि मैं 2 शूज लूंगा, तो उसने 3 शूज ऑर्डर कर दिए। नरेटर had a strange affection for Mr. Jessler. जब वो रिटर्न किया टू लंदन फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर ए ईयर, तो वो सीधे मिस्टर जेस्लर के पास गए। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन लोगों के बीच में दिखाया गया ना कि एक नॉर्मल शू मेकर से भाई क्या करना, क्यों मैं जाऊंगी शू मेकर के पास, तो इन लोग का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रेंज दिखाया गया है। इट इज नॉर्मली एक अनलाइकली एक्ट टू विजिट वंस शू मेकर, ऑब्वियसली कि आप शू मेकर के पास जा रहे हो उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखने के लिए, तो ये शो करता है कि नरेटर की लाइफ में मिस्टर जेस्लर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, नरेटर को ये भी पता था कि आउट ऑफ द टू, वन ऑफ द टू शॉप्स हैड बीन सोल्ड, एक स्ट्रेंजर को सेल कर दी गई है, एंड ये क्यों किया गया, सो दैट मिस्टर जेस्लर कुड मीट हिज ओन एंड्स, अपनी खुद की जरूरतों को वो पूरा कर पाए। फिर he was meeting Mr. Jessler after a long time, नरेटर फिर से कई सारे ऑर्डर्स उनको देता है। After the delivery of a new pair of the perfectly fitting shoes, the narrator wrote a check to Mr. Jessler for payment. उनको ये शो हुआ, उनको ये चीज पता चली कि एक ओल्ड बिल था मिस्टर जेस्लर की शॉप का, एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू नो कि वो अभी भी सेम ओल्ड अमाउंट ही चार्ज कर रहे हैं। After a week, the narrator thought of visiting Mr. Jessler again. फिर से उन्होंने सोचा कि उनसे मिले, but he was devastated to know कि Mr. Jessler has died, and it came to know from the new owner of the shop. ठीक है, इसका एंड वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है उसमें कि what happened, how tragically the both brothers died and all. He told the narrator Mr. Jessler had starved himself to death, क्योंकि वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए थे। स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स जो उनके ट्रेड से उनको हो रही है मिस्टर जेस्लर को, इसके कारण उनकी प्रीशियस लाइफ चली गई। नरेटर रिटर्न्स डम स्ट्रक, वो चुप था, उसके पास कोई भी बात नहीं थी करने के लिए, एंड ही वाज जस्ट विथ टीयर्स इन हिज आईज। नरेटर को इवेंचुअली क्या शो किया गया, एज अ सिंबल ऑफ अ लॉयल कस्टमर टू मिस्टर जेस्लर, हु दो डिडंट रिक्वायर, भले ही उनको कई सारे टाइम पर कोई भी न्यू फुटवेयर की जरूरत नहीं थी, तब भी वो इतने न्यूमरस ऑर्डर्स पे करते हैं सो दैट वो फाइनेंशियली मिस्टर जेस्लर को हेल्प कर सके। ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाया गया, इट शोज कि हाउ सेल्फलेस नरेटर एक्चुअली वाज, एंड ही वाज लेफ्ट डिवास्टेटेड और शॉक्ड और सैड, ओके, व्हेन उनको पता चलता है कि मिस्टर जेस्लर हैड डाइड, एंड ही श्योर फेल्ट लाइक हैविंग लॉस्ट अ डियर वन। So that is all for today. I hope you all have understood.
Rest we'll be doing in the next part. Till then, keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.